हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं तस्याशीति अध्याय अर्थात चरक संहिता के सूत्र स्थान का छठा जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोग ऋतुचर्या की बात करेंगे। ऋतुचर्या में जो दूसरी ऋतु है शिशिर ऋतु की बात करेंगे। तो शिशिर ऋतु की बात करने से पहले, क्योंकि शिशिर ऋतु के बारे में जानना है, तो इससे जस्ट पहले की जो ऋतु थी हेमंत ऋतु का हम लोग एक रिवाइज कर लेंगे तो इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था जो शिशिर ऋतु होती, हेमंत ऋतु होती है, इससे पहले ऋतु थी, वो क्या होता है, उसमें जठराग्नि प्रबल होती है, अग्नि खूब बलवान होती है, जठराग्नि खूब प्रबल होती है। तो उसमें बोला गया है कि अगर उसमें बहुत ही खूब दबा कर खाइए। शिशिर ऋतु में क्या करना था, हेमंत ऋतु में अग्नि प्रबल थी, जठराग्नि प्रबल थी, बहुत तेज़ी से भूख लगती है, तो बोला गया है खूब दबा कर खाइए, जो खाना हो सो खाइए, मांस का सेवन करिए, पूड़ी कचौड़ी जो भी, आलू मटर की पूड़ी खाइए, रबड़ी दही जलेबी इत्यादि का सेवन करिए, इच्छू के विकार इत्यादि का सेवन करिए। और साथ ही साथ उसमें क्या बोला गया है कि जो वस्त्र हैं बहुत ही गर्म वस्त्रों का धारण करिए और गुरु वस्त्रों का धारण करिए, अर्थात शरीर पे भारी वस्त्रों का धारण करिए, जैसे कंबल का प्रयोग करिए। और साथ ही साथ घर में किस तरह के घर में रहने की बात किया है, उन्होंने बोला है कि उष्ण गृह में रहना है, अर्थात जो घर में झरोखे रुखे हो सब बंद कर दो, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना चाहिए, बाहर खुली हवा में नहीं टहलना चाहिए। इस तरह की बातें बताई गई हैं। अब इन सब को जान लेने के बाद हम लोग आते हैं शिशिर ऋतुचर्या के बारे में, चरक ने क्या बोला है। क्योंकि हेमंत और शिशिर दोनों शीत की ऋतु हैं, दोनों में ठंडक पड़ती है, तो दोनों में समानता है। तो चरक ने क्या बोला है देखेंगे। चरक ने बोला है पहला पॉइंट कि हेमंत शिशिरो तुल्य, हेमंत शिशिरो तुल्यो, अर्थात हेमंत और शिशिर दोनों तुल्य ऋतुएं हैं। हेमंत और शिशिर दोनों तुल्य ऋतुएं हैं। तुल्य मतलब दोनों समान ऋतुएं हैं। हेमंत और शिशिर दोनों समान ऋतुएं हैं, अर्थात जो भी एक्टिविटी सब समान होती है। यहाँ भी जठराग्नि प्रबल होती है और हेमंत में भी जठराग्नि प्रबल होती है। तो पहला पॉइंट क्रम समझ में आ गया। हेमंत और शिशिर दोनों में शीत की ऋतुएं होती हैं, दोनों में समान ठंड पड़ती है, मतलब देखा जाए लगभग समान होती है। फिर भी शिशिरो अल्प विशेषणम, फिर उसमें बोला है शिशिरे अल्प विशेषणम, अर्थात दोनों समान तो हैं, फिर भी शिशिर में थोड़ी सी विशेषता होती है। फिर भी शिशिर में मतलब शिशिर ऋतु में थोड़ी विशेषता होती है, विशेषता होती है। कहने का मतलब कि दोनों समान हैं, देखा जाए तो दोनों लगभग समान होते हैं, फिर भी शिशिर में ऋतु में हेमंत की तुलना में थोड़ी सी अलग चीज़ें पाई जाती है। फिर भी शिशिर ऋतु में थोड़ी विशेषता होती है। थोड़ी विशेषता मतलब अल्प विशेषता होती है, लेकिन होती है, इसीलिए तो अलग वर्णन है, नहीं तो क्या जरूरत थी दोनों को एक साथ वर्णन कर लेते। तो वही जो अलग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग उस अंतर की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से शिशिर ऋतु को अलग से वर्णन किया गया है। अगर अंतर नहीं होता हेमंत ऋतु से तो हेमंत और शिशिर को दोनों एक ही हेडिंग के अंतर्गत वर्णन कर दिया गया होता। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने बात इससे पहले के लेक्चर में बात किया था कि ये आपका कहीं ना कहीं संवत्सर का वर्णन किया था। 6 ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो यहाँ पर देखेंगे हेमंत सबसे नीचे है और शिशिर सबसे ऊपर है। हेमंत जो है देखेंगे लास्ट की 3 ऋतुएं थी, हेमंत, वर्षा, शरद, हेमंत, वो ये विसर्ग काल की ऋतु है, जबकि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म अर्थात शिशिर की बात करें ये आदान काल की ऋतु है। तो हम लोग जिस शिशिर ऋतु की बात कर रहे हैं ये कौन से काल की ऋतु है, आदान काल की ऋतु है, जबकि हेमंत कौन सी काल की ऋतु है, विसर्ग काल की ऋतु है। तो इन दोनों में अंतर यहीं से आ जाता है और इसी की बेसिस पे चरक ने एक्सप्लेन किया है अंतर। तो आइए देखते हैं कि चरक ने क्या बोला है। चरक ने बोला है आदान काल होने से, शिशिर क्या है, आदान काल की ऋतु है, आदान काल होने से क्या होता है, ऋतु में आदान काल होने से यहाँ पर इस ऋतु में रुक्षता अधिक आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, इसमें रुक्षता आ जाती है।
तो जो शिशिर ऋतु है वो आदान काल की ऋतु है। आदान काल होने से इसमें रुक्षता आ जाती है, जबकि हेमंत ऋतु क्या थी, विसर्ग काल की ऋतु थी, वहाँ पर रुक्षता नहीं थी। जब रुक्षता आ जाएगी और साथ ही साथ क्या आ जाती है, आदान काल होने से इसमें रुक्षता आ जाती है, तथा मेघ, मेघ अर्थात बादल, वायु, वायु और वर्षा, मेघ वायु वर्षा के कारण, मेघ वायु वर्षा के कारण विशेष शीत पड़ने लगती है, विशेष शीत पड़ने लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हेमंत ऋतु की बात करते थे तो वहाँ पर शीतलता पड़ रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या था, वो विसर्ग काल की ऋतु थी, वहाँ पर बरसात का विशेष रोल नहीं था, बारिश का विशेष रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ठंडक लास्ट में जाते हैं तो ठंड के साथ साथ वायु ये सब बढ़ने, जैसे ठंड की ऋतुएं हो गई, तो वहाँ पर मेघ वायु वर्षा अर्थात बादल वायु वर्षा के कारण विशेष रूप से शीत पड़ने लगती है। ये बात चरक बोल रहे हैं। अतः शिशिर ऋतु में, इसमें क्या बोला है, अतः शिशिर ऋतु में, शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु की सब विधियों का पालन करना चाहिए। हेमंत ऋतु की सब विधियों का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भी बातें हेमंत ऋतु में बताया गया उन सभी विधियों को पालन करें, लेकिन क्या स्पेसिफिक होता है, ये क्या विशेष होता है, यहाँ जो पॉइंट बताया गया है यही अंतर आ जाता है। क्या विशेषता होती है, यही विशेषता जिस हम विशेषता की बात कर रहे हैं कि विशिष्टे अल्प विशेषणम, तो ये पॉइंट हम लोग की ये थोड़ा सा हेमंत से अलग कर देता है जो आपसे पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा कि शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के सभी नियमों अर्थात विधियों का पालन करना चाहिए, बाकी ये तो अलग है ही। और साथ ही साथ बोला है विशेष रूप से, साथ ही साथ बोला है विशेष रूप से, उन्होंने रहने के लिए बोला है निवात, निवात, निवात अर्थात तीव्र वायु रहित। निवात का मतलब क्या होता है, तीव्र वायु रहित, तीव्र वायु रहित तथा उष्ण गृह, उष्ण गृह में निवास करना चाहिए, में निवास की बात कही है। तो कहने का मतलब विशेष रूप से क्या है, एक अंतर ये था, एक अंतर ये हो गया, ये भी अंतर हो गया। उन्होंने कहा विशेष रूप से निवात अर्थात तीव्र वायु रहित स्थान पर रहना चाहिए तथा उष्ण गृह तथा विशेष रूप से गर्म घर में रहना चाहिए। हालांकि ये बात हेमंत ऋतु में भी बताई गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सब तो विधि करने को बोला है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हेडिंग होगा। अब यहाँ देखेंगे कि बोला गया है कि शिशिर ऋतु में वर्ज्य आहार अर्थात किस तरह के आहार को नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि शिशिर ऋतु में अग्नि की स्थिति क्या होती है, अग्नि जो होती है प्रबल होती है, अग्नि क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, ठीक है ना। तो अग्नि बढ़ी है तो मतलब उसी अग्नि के विपरीत हम लोग को आहार नहीं लेना है। तो यहाँ पर चरक ने क्लियर कट बोला है कि शिशिर ऋतु में क्या करना चाहिए, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय तथा कषाय रस, कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए तथा वातवर्धक, वातवर्धक जो आहार होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रस का सेवन नहीं करना चाहिए, वातवर्धक आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ हल्के और शीतल अन्नपान का त्याग करना चाहिए। हल्के अर्थात लघु, लघु अन्नपान तथा शीतल अन्नपान, शीतल अन्नपान
का त्याग, त्याग का मतलब नहीं करना चाहिए। तो बात समझ में आएगी किस तरह के आहार को नहीं लेना है। तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि यहाँ पर क्या होता है, जठराग्नि तीव्र होती है। अगर आप जठराग्नि के अनुरूप अगर आहार नहीं देंगे, अगर गुरु आहार देना चाहिए तब तो ठीक है, यहाँ पर गुरु आहार देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आप लघु आहार देंगे। जो कटुतित कसाय रस होते हैं ये क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। ये सब क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। और आप देख रहे थे कि यहाँ पर तीव्र अगर लघु आहार दे देंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी वात बढ़ जाएगा, वात बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अग्नि जो होती है, अगर कटुतित कसाय रस करेंगे तो ये शरीर में वात को बढ़ाएगा और यहाँ पर ये आपके शरीर में उस हिसाब से दिक्कतें पैदा करेगा। तो कटुतित आहार रस को नहीं लेना चाहिए। वातवर्धक आहार की बात डायरेक्ट वही बात फिर से कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। हल्के अर्थात लघु अन्नपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शीतल अन्नपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए अर्थात त्याग करना चाहिए। तो ये बातें शिशि ऋतुचर्या में बोला गया है। धन्यवाद।